हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक जो कि है द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्री परिषद आप कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री सब लोग जानते हैं भाई, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भारत के संविधान में दरअसल कहां पर इसका जिक्र किया गया है, देखिए। सबसे पहली चीज यह है कि आर्टिकल नंबर 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। Article number 75 Indian Constitution says that there will be a prime minister of India। भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। Who will be dash by the president of India। भारत में एक प्रधानमंत्री होगा हु विल बी डैश बाय द प्रेसिडेंट। अब लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया है इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड या नन ऑफ दीज। अब लोग खट से कहेंगे मोदी जी तो इलेक्टेड है, खट से। मोदी जी भैया कहां से इलेक्टेड है? वाराणसी लोकसभा सीट से। भाई देखो, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, नरेंद्र मोदी जी को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है। भाई जब हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन होता है तो आप एमपीज चुनते हैं। अब जो पार्टी जीतती है उसकी एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है और जनरल बॉडी मीटिंग डिसाइड करती है कि हमारा नेता कौन होगा। तो जिसे वो बॉडी डिसाइड करती है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो हमेशा याद रखने वाली बात है कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जो होगा ना वो इलेक्टेड है ना नॉमिनेटेड है, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is the real head, is the real head of the country। रियल हेड ऑफ द कंट्री। जैसे प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री नॉमिनल हेड है, ये क्या है? रियल हेड ऑफ द कंट्री है भाई साहब, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारे जो हैं भैया वो क्या होते हैं? रियल हेड। मतलब आप कह सकते हैं इसे आसान भाषा में डी फैक्टो हेड। तो भैया ये डी फैक्टो हेड हैं, रियल हेड, डी फैक्टो हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब हमारा संविधान क्या कहता है समझिएगा। संविधान बस एक ही चीज कहता है प्रधानमंत्री के लिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत आसान शब्दों में कहा गया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी द member of आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री जो हैं मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। मतलब वो लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो।
प्रधानमंत्री महोदय को लोकसभा का सदस्य होना या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। ही कैन बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब लोकसभा के सदस्य हैं, कहां से हैं? वाराणसी लोकसभा सीट से। लेकिन हमारे मनमोहन सिंह साहब राज्यसभा सदस्य थे, कहां से? आसाम राज्यसभा से उनका इलेक्शन हुआ था। तो आप चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा सदस्य हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सदस्य होना चाहिए। द पर्सन, नहीं, अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इफ द पर्सन इज नॉट द मेंबर, if the person is not the member of either house, अगर वो व्यक्ति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, then also he or she can become the prime minister, provided he or she needs to get himself elected, to the either house, प्रोवाइडेड आपको दोनों में से किसी सदन में चुनकर आना पड़ेगा इन 6 months, 6 महीनों में आपको किसी ना किसी सदन में चुनकर आना पड़ेगा, वरना आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा भैया। तो अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो भैया ऐसा है, आप बन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको जो है 6 महीने के अंतर्गत संसद में चुनकर आना पड़ेगा। ऐसे ही सीएम में होता है। आप अगर सीएम बनते हैं तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर आप विधानसभा या विधान परिषद सदस्य नहीं है तो भी आप बन सकते हैं, 6 महीने में आपको इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। 6 एग्जाम्पल हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ साहब, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब। हाँ जी, तो कोई टेंशन थोड़ी ना है यार, पार्टी कोई सीट खाली कर देती है, वो सीट खाली हो जाती है, वेकेंट हो जाती है, वहां पे आपको चुनाव लड़ा दिया जाता है, वहां चुनाव जीत भी जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। बाई इलेक्शन होते हैं ना, हाँ जी, बाईपोल इलेक्शन कराकर आपको चुनाव जिता दिया जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो टेंशन ना लीजिए, आपको 6 महीने में आपको चुनकर वापस आना है लोकसभा या राज्यसभा से। और देखो, जो इंसान प्रधानमंत्री बन रहा है वो इतना शक्तिशाली होता है, पार्टी उसे कहीं से भी बना देगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस यही क्वालिफिकेशन होती है प्रधानमंत्री बनने की, ठीक है। बस अब इसका एक ही आंसर है कि अगर प्रधानमंत्री, यहां पर एक और क्वालिफिकेशन है, एक और बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है, द प्राइम मिनिस्टर needs to be 25 years of age। प्रधानमंत्री को 25 साल का होना चाहिए इफ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य है तो 25 साल का होना चाहिए, और 30 इयर्स ऑफ एज या 30 साल का होना चाहिए इफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो भाई, अगर आप लोकसभा सदस्य हैं तो कम से कम 25 साल के होने चाहिए, और राज्यसभा सदस्य हैं तो कम से कम 30 साल के होने चाहिए। यही आंसर है। हालांकि इस उम्र में कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा, जानते हैं आप भी, सिर्फ क्वालिफिकेशन है। मतलब यह है कि अगर आप लोकसभा से हैं, जैसे राष्ट्रपति था, अब राष्ट्रपति का 35 साल होना मैंडेटरी है, प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का यह है कि अगर आप लोकसभा से आ रहे हैं तो 25 साल के, राज्यसभा से आ रहे हैं तो 30 साल के होने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अब हम जरा यहां पर प्रधानमंत्री की ओथ, टर्म, सैलरी, रेजिग्नेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे फटाफट, बहुत ही आसान है। देखिए, अब प्रधानमंत्री महोदय जो हैं भैया, वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनको दिलाई जाएगी शपथ। भाई प्रधानमंत्री तो आप बन गए, प्रधानमंत्री के बाद आपको शपथ दिलाई जाएगी, आई शपथ। तो प्रधानमंत्री की ओथ कौन दिलाता है? तो भाई प्रधानमंत्री को ओथ हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। क्या बात है, यही तो इस देश के लोकतंत्र की खासियत है भाई। वो नमस्ते लंदन मूवी देखी थी ना, कितना बढ़िया डायलॉग था। भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक कैथोलिक महिला एक सिख प्रधानमंत्री के लिए अपना पद छोड़ती है और उस सिख प्रधानमंत्री को मुस्लिम राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। समझ रहे हैं? तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है भाई। कैथोलिक महिला थी सोनिया गांधी, सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, खासियत है, काबिलियत है, जो और देशों में नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री का टर्म कितना होता है? देखो भैया, कहने को तो प्रधानमंत्री का टर्म 5 इयर्स होता है। कहने को तो प्रधानमंत्री का टर्म 5 इयर्स होता है, लेकिन सबसे खूबसूरत और इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री का जो टर्म होता है भैया, वो फिक्स्ड नहीं है। प्रधानमंत्री का टर्म फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। भाई हमारे देश में राष्ट्रपति का टर्म फिक्स है, लेकिन प्रधानमंत्री का टर्म फिक्स नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय तब तक पद पर रहेंगे जब तक उनकी पार्टी का बहुमत है। पार्टी गई तो प्रधानमंत्री भी गए। हमारे देश में सुना होगा ना आपने, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे स्विम टुगेदर एंड दे गो बीनीथ टुगेदर। मतलब कि भैया वो दे सिंग, मतलब कहते हैं ना, दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंग टुगेदर। हमारे देश में वो साथ में तैरते भी हैं और साथ में डूबते भी हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर प्रधानमंत्री गया, सरकार गई, तो पीएम भी जाएगा, और पीएम गया तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो हमारे देश में टर्म फिक्स नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो भैया गए, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, सरकार गिर सकती है। जी हां, बिल्कुल गिरी है। वीपी सिंह साहब की सरकार गिरी है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार गिरी है, एचडी देवेगौड़ा साहब की सरकार गिरी है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो इनका टर्म कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री साहब की सैलरी कितनी है? प्रधानमंत्री साहब की सैलरी कितनी होती है? भैया प्रधानमंत्री का कोई पद थोड़ी ना, प्रधानमंत्री कोई स्पेसिफिक सैलरी नहीं है। प्रधानमंत्री को सैलरी वही मिलती है जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, इक्वल टू द एमपी। जो भैया हमारे एमपीस को मिलती है। मोदी जी क्या है? एमपी है, तो उनको एमपी की सैलरी मिलती है भाई, जो एमपी को सैलरी मिलती है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ कुछ पीएम अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो टोटल हमारे प्रधानमंत्री को महीने के 2,80,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलती है। 2,80,000 रुपया महीने की सैलरी प्रधानमंत्री महोदय को आजकल मिल रही है। तो 2,80,000 रुपए इन्हें सैलरी मिलती है महीने की, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब डोनेट भी कर देते हैं। अगर बात करें हम रेजिग्नेशन की, तो प्रधानमंत्री साहब अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं? प्रधानमंत्री साहब अपना इस्तीफा फिर वही जाना पड़ेगा भैया आपको, राष्ट्रपति महोदय के पास। और प्रधानमंत्री इस्तीफा देते क्यों हैं? प्रधानमंत्री तभी इस्तीफा देते हैं जब सरकार बहुत ज्यादा संकट में हो। ऐसे तो देने से रहा कोई। ठीक है, सरकार गिर गई हो, चुनाव हार गए हों, ये सब होता है। ठीक है, और रिमूवल ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। ऐसा भैया हमारे संविधान में प्रधानमंत्री को हटाने का कोई प्रोसेस नहीं है। ये सब कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हटाए जाते। ठीक है, अगर आपको परेशानी है तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, सरकार गिरेगी, कोई प्रधानमंत्री नहीं गिरेगा अकेले। मिनिस्टर्स, अब हम पढ़ेंगे द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स।
प्रधानमंत्री के बहुत अधिकार है भाई साहब, क्या बात है। सबसे पहली चीज तो देखो भाई ऐसा है, सबसे पहली चीज ये है कि द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। देश का रियल हेड होता है। ठीक है, तो रियल हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। आगे लिखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। भाई देखो ऐसा है, कई चीजों का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? नीति आयोग का। आप जानते हैं हमारे देश में नीति आयोग के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल जानते होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हमारे देश में एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा। एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल, राष्ट्रीय अखंडता आयोग। इंटर स्टेट काउंसिल, न्यूक्लियर कमांड सेंटर। इन सब का भाई साहब प्रधानमंत्री क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल न्यूक्लियर कमांड, ठीक है, सेंटर, इन सब का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं। नेक्स्ट लिखिए, द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स द नेम of the सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्रीय मंत्री परिषद के नाम रिकमेंड प्रधानमंत्री करता है। मतलब प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे कैबिनेट में राजनाथ सिंह रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। तो भाई साहब देखो ऐसा है कि जो उसने कहा है वो करना पड़ेगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को, और जो नाम वो लिख कर देगा, राष्ट्रपति का काम है उनका सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट करना और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर हैज पावर टू रीशफल द मिनिस्ट्री। रीशफल द मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो मंत्रालय को रीशफल कर सकता है। फॉरेन वाले से कहेगा तुम भैया डिफेंस देखो, डिफेंस वाले से कहेगा तुम फाइनेंस देखो, फाइनेंस वाले से कहेगा तुम होम देखो, कोई टेंशन नहीं है। तो रीशफलिंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज करने का पूरा अधिकार है भाई साहब उसे। द प्राइम मिनिस्टर हैज पावर टू सस्पेंड एनी मिनिस्टर। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को सस्पेंड कर सकता है। तो भैया किसी भी मंत्री को सस्पेंड कर सकता है। अब मंत्रालय सस्पेंड करेगा, वो मंत्री फिर भी एमपी तो रहेगा ही, उसको तो नहीं रोक सकते आप, लेकिन मंत्रालय पद से हटा सकता है। मतलब प्रधानमंत्री चाहें तो अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री से सस्पेंड कर सकते हैं, वो एमपी रहेंगे लेकिन फिर भी, लेकिन ऐसा वो क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, द पीएम इज द मेन स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्पोक्स पर्सन होता है।
यही वो व्यक्ति है जो भारत सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी करता है, मेन स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। द पीएम acts as bridge between acts as the bridge between the president of India and the Central Council of Ministers। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि राष्ट्रपति सारा काम वही करते हैं जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें रिकमेंड करता है, लेकिन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें जो है रिकमेंड करता है तो उन्हें वही काम करना है। लेकिन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो भैया 100 मंत्री हैं, तो सारे के सारे थोड़ा जाके राष्ट्रपति को बोलेंगे करो करो, उनके बीच में एक ब्रिज है, पीएम। तो पीएम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव है और उनकी बात जो है राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है। तो पीएम एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्राइम मिनिस्टर along with the council of ministers has the collective responsibility। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो है देखिएगा, प्रधानमंत्री की पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर प्रधानमंत्री गया तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ेगा। कहते हैं ना, दे स्विम एंड सिंग टुगेदर, तैरते भी साथ हैं और डूबते भी साथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द पीएम प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज द पावर टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के दोनों सदनों में जाकर के बैठ सकते हैं। अब होता क्या है समझिएगा, आप देखेंगे कई बार हमारे पीएम साहब जो हैं वो लोकसभा में बैठे होते हैं प्लस राज्यसभा में बैठे होते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो एमपीज होते हैं ना, वो जहां से चुने गए वहीं बैठेंगे। मतलब लोकसभा वाला राज्यसभा नहीं जा सकता, राज्यसभा वाला लोकसभा नहीं आ सकता, लेकिन पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये संसद के दोनों सदनों में जाकर बैठ सकते हैं। भाई सरकार चला रहे हैं ना, तो इनको जवाबदेही है। अंडर आर्टिकल नंबर 78, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट of all the decisions of the गवर्नमेंट। मतलब कि ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति को वो केंद्र सरकार के सभी फैसलों के बारे में जाकर अवगत कराएंगे। ऐसा नहीं है भैया कि आप जो है जो मन चाहे करें। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ ऑल द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार जो भी चीज करती है, जो भी फैसले लेती है, ये जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की, वो राष्ट्रपति को जाकर इन्फॉर्म करें उसके बारे में। ठीक है, जैसे सीएम होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि गवर्नर साहब को सभी के बारे में बताएं, वैसे पीएम जो है वो राष्ट्रपति को सब कुछ बताते हैं। अब इसमें हमें जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, फटाफट खत्म करते हैं। देखिए बहुत आसान है। देखिए अब यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि देयर विल बी आ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारत में जो है एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगा, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर with the aim of
with the aim of advising the President of India in performing the duties. देखिए बड़ा शानदार पॉइंट मैंने आपके लिए लिख के दिया है। There will be a central council of ministers headed by the prime minister with the aim of advising the president in performing the duties. तो अनुच्छेद नंबर 74 कहता है कि भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद होगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसका एम होता है राष्ट्रपति को उसका कार्य करने में मदद करना। तो राष्ट्रपति साहब जो भी काम करते हैं उसको जो है भैया मदद करने का काम जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद का होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है कि जब सरकार बनती है तो सारे एमपी चाहते हैं कि भैया हमें भी मंत्री बनाओ, हमें भी मंत्री बनाओ, हमें मंत्री बनाओ। अब मोदी जी के पास इस समय 300 से ज्यादा लोकसभा के सदस्य हैं जो चाहेंगे भैया हमें मंत्री बनाया जाए। अच्छा, पहले हमारे देश में इस पर नियम भी नहीं था तो इस पर क्या है लोग बहुत बहस करते थे, लेकिन अब संवैधानिक नियम है, बहुत अच्छा नियम है भैया, ये बहुत जरूरी था। और ये एग्जाम में पूछा जाता है बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी more than 15% of the strength of Lok Sabha. Cannot be more than 15% of the strength of Lok Sabha. मतलब अब मंत्री चाहे आप लोकसभा से बनाइए चाहे राज्यसभा से बनाइए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा मंत्री देश में नहीं हो सकते। मतलब यह है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, तो 545 का 15% कितना होता है 81। तो देश में 81 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे, अब इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। अब चाहे तुम लोकसभा से बनाओ चाहे राज्यसभा से बनाओ, मैक्सिमम 81 मंत्री देश में हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे सेंटर में 15% ऑफ लोकसभा है वैसे ही स्टेट में 15% ऑफ विधानसभा है। 3 स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहां पर यूनियन टेरिटरीज है लेकिन स्टेट का दर्जा है, वहां पर 10% ऑफ विधानसभा से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब दिल्ली में अगर विधानसभा में 70 सदस्य हैं तो 10%, 7 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते इंक्लूडिंग द सीएम। लेकिन यूपी में 15% ऑफ द विधानसभा और सेंटर में 15% ऑफ द लोकसभा, चाहे मंत्री लोकसभा से बनाओ या राज्यसभा से। ठीक है, अब देखिए अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये भैया प्रधानमंत्री के सबसे भरोसे के लोग होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे आर द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, दे आर द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स and are given independent charge। इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, मतलब ये अपने फैसले खुद करते हैं। दे गो टू कैबिनेट मीटिंग, ये मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। ऑन डिस्क्रिशन, समझ रहे हैं? तो हर मंत्रालय में एक कैबिनेट मिनिस्टर है, बड़ा मंत्रालय जैसे फाइनेंस, रेलवे, डिफेंस, होम, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ये कम होते हैं, मतलब 15-20 के आसपास होते हैं। मतलब टोटल 80 मंत्री में से 15-20 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और ये इंडिपेंडेंट चार्ज पर होंगे। ये मंत्रिमंडल की बैठक में जाएंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। एक और कंसेप्ट होता है, हालांकि उसका स्पेशल नाम है, उसे किचन कैबिनेट कहते हैं, उसे किचन कैबिनेट कहा जाता है। ये इसमें सिर्फ 3 से 4 लोग ही होते हैं,
जैसे कैबिनेट में 15 से 20 लोग होंगे, लेकिन किचन कैबिनेट में 3 से 4 होंगे, मतलब मोदी जी और उनके आसपास के 3-4 सबसे भरोसेमंद लोग। अब उनके नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, वो आप जानते हैं। वो किचन कैबिनेट है और बाकी मेन कैबिनेट है। ठीक है, तो मेन कैबिनेट तो है जिसमें हाँ ठीक है भरोसे के 15-20 लोग हैं, लेकिन किचन कैबिनेट जहां पे बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल हाईएस्ट भरोसे के लोग यहां पर होते हैं किचन कैबिनेट में, 3-4 लोग बस, सबसे छोटा कोर ग्रुप। जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब जब थे तो उनकी किचन कैबिनेट में सरदार पटेल साहब थे, उनकी किचन कैबिनेट में मौलाना आजाद थे। ठीक है, ऐसे लोग उनकी किचन कैबिनेट में थे, 3-4 भरोसेमंद लोग। तो दूसरे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपने सुना होगा ना राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखो इनमें क्या खासियत है, दे कैन बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। इन्हें भाई साहब इंडिपेंडेंट चार्ज दिया भी जा सकता है, और कैन नॉट बी, या नहीं भी दिया जा सकता है। द मेन वर्क इज टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। इनका जो मेन वर्क है वो है कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करना। दे कैन नॉट गो, दे गो टू द कैबिनेट मीटिंग, ये कैबिनेट मीटिंग में जाते हैं। दे गो टू द कैबिनेट मीटिंग ऑन इनविटेशन, ये कैबिनेट मीटिंग में जाएंगे जब इनविटेशन होगा, ऐसे नहीं जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं लेकिन बुलावे पे। अब देखो एमओएस दो तरह के हैं, एक होते हैं एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज और एक होते हैं साधारण एमओएस। होता क्या है कि हमारे देश में कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, छोटे मंत्रालय। वहां जैसे मान ली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या कोई और ऐसी मिनिस्ट्री, छोटी मंत्रालय, तो वहां पर क्या करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट को ही इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं, जाओ बेटा ऐश करो। और बाकी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे होम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, फाइनेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का जो बेसिकली काम है वो ये है कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करना। और अगर कई बार ऐसा भी होगा इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आप जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स हैं और ये ऐसे हैं। ठीक है, तो दे कैन बी गिवन इंडिपेंडेंट और कैन नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। ये हो गया भैया हमारा डन। दिस एंड्स विद योर टॉपिक ऑफ the Prime Minister and the Central Council of Ministers. I hope that topic is clear to all of you. मिलते हैं अगली क्लास में। Till then, do take care of yourselves. जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।